क्या वाकई में भारत पर असर पड़ा है उतना कि हमें घबराना चाहिए? हम कभी डिनाई नहीं कर रहे कि यह वैश्विक लेवल पे एक बड़ा चुनौतीपूर्ण स्थिति अभी हमारे सामने उपस्थित हुई। जो भारत की कंजम्पशन है ऑयल की, एनर्जी की, वो लगभग 85% हमारा फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड, इंपोर्ट पे डिपेंड है। 5.33 मिलियन मैट्रिक टन का रिजर्व्स है। 2021 में एक और इनिशिएटिव लिया सरकार ने, 6.5 मिलियन मैट्रिक टन का प्राइवेट सेक्टर को पीपीपी मोड पे और रिजर्व्स बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया। वो अभी अंडर प्रोसेस है। विदेशों में राहुल गांधी कहते हैं इंडिया डेमोक्रेसी इज डेड। The democracy in India is dead. हमारी इकोनॉमी को कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। काउंटर कैंपेन चलाते हैं जिससे पैनिक भी क्रिएट होता है, और वो पैनिक के कारण जब परसेप्शन लोगों के होता है तो वो भगदड़। हम सक्षम है उस चुनौती को मीट आउट करने के लिए, और सरकार आम जनता के ऊपर किसी तरह बोझ डालेगी नहीं, और सभी तरीके के रिक्वायरमेंट और उन सबको पूरा करेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दुनिया के कई देशों में इस वक्त युद्ध चल रहा है। इसका असर भारत पर किस तरीके से पड़ रहा है? अगर मैं ये सवाल पूछूं तो सबकी अपनी अलग अलग परिभाषा है। परिभाषा कैसे? अगर आप सरकार के किसी नुमाइंदे से बात करेंगे तो वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर आप विपक्षी दल के किसी नेता से बात करेंगे तो उनके हिसाब से सारा असर भारत पर ही पड़ रहा है। वास्तविकता क्या है? हालात क्या है? क्या वाकई में एलपीजी की, पेट्रोल की और तमाम चीजों की दिक्कत वाकई में हमारे देश में पैर पसार चुकी है, या फिर ये सारी अफवाहें हैं? आज एक बेहद खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रही हैं, जिनको अक्सर आपने टीवी डिबेट्स में देखा होगा, आर्थिक आंकड़े पेश करते हुए, बजट के आंकड़े पेश करते हुए, जीडीपी पर बात करते हुए। और आज उन्हीं से हम इन हालातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो पेशे से सीए भी हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, बजट की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, और इसके अलावा समाज सेवी तो वो हैं ही। कुछ वक्त पहले हमने आपसे मुलाकात कराई थी उनकी, आज विस्तार से उन्हीं का पॉडकास्ट होगा। स्वागत कीजिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का। स्वागत है सर आप। नमस्कार। एनएमएफ के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। और मैंने देखा आपने जो रिलीज़ किया था अभी, बहुत अच्छा एक तरीके से प्रेजेंटेशन लगा, और उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सर, जहां भी कहीं अच्छा काम होता है एनएमएफ न्यूज़ पहुंच जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, सामाजिक रूप से जब आप काम करते हैं तो उस आपके काम को जब लोगों तक जब पहुंचता है तब औरों को भी प्रेरणा मिलती है कि पॉजिटिविटी की आज के समय में बहुत ज़रूरत है, कि समाज में एक बदलाव करने के लिए जो कोई अगर काम करे तो उसको स्पेस अगर आप देते हैं तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान किसी मीडिया चैनल का है। बिल्कुल। सर देखिए, इतनी एक पर्सनालिटी है और बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, तो अगर मैं ये पॉडकास्ट आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से करने बैठूं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। आज हम सिर्फ उसी आंकड़ों पर बात करेंगे जो इस वक्त देश में फैलाए जा रहे हैं, वो सच है या झूठ है। जैसे सबसे पहले जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है, एक टॉपिक जो सबके जहन में है, क्या वाकई में भारत पर असर पड़ा है उतना कि हमें घबराना चाहिए? नहीं, देखिए, ये वैश्विक रूप से चुनौती है, और जिस तरह का डिसरप्शन हुआ है, चाहे सप्लाई चेन में ऑयल को लेके, पेट्रोल क्रूड ऑयल को लेके, नेचुरल गैस, एलपीजी, ये जो पूरा सप्लाई चेन है वो तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है। और उसके कारण, उस डिस्टर्बेंस के कारण जो प्राइस राइज हुए हैं, क्योंकि गल्फ़ एक मेन सप्लायर कंट्रीज़ है, गल्फ़ का पूरा जो एरिया था वो सारे ऑयल का एक रिजर्वायर विश्व का वहाँ है, और वो एक हॉर्मुज़ उसी खाड़ी से वो सप्लाई होता था। तो वो डिस्टर्ब होने से एक चुनौतीपूर्ण वातावरण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे एनर्जी को लेके है, उसकी प्राइस को लेके है, उसकी सप्लाई के लिए अनसर्टेनिटी को लेके है, और इसीलिए एक चिंता का विषय भी है। कई देशों में तो हम देख रहे हैं, बिल्कुल, आप देखिए हमारे आसपास श्रीलंका को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, इवन अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंतर्गत भी इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अब उस चुनौती को निपटने के लिए
भारत किस तरह से काम कर रहा है और भारत की क्या स्थिति है, यह एक महत्वपूर्ण विषय जो कि हम लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। चुनौती को हम कैसे मीट आउट कर रहे हैं, हम कभी डिनाई नहीं कर रहे कि यह वैश्विक लेवल पे एक बड़ा चुनौतीपूर्ण स्थिति अभी हमारे सामने उपस्थित हुई है। तो भारत सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कर रही है? मसलन एक्साइज ड्यूटी घटा दी तो कंपनियों को भी फायदा हुआ, लोगों को भी पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा नहीं देने पड़ रहे, स्थिर हो गए। इन सब से इतर हमें क्या फायदा हो रहा है? सरकार कैसे निपट रही है इस चुनौती से? नहीं, देखिए, अगर हम देखें तो भारत एनर्जी ग्रोथ के लिए एनर्जी की बहुत आवश्यकता है। हमारी जीडीपी 2014 में जिस स्थिति में थी, हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी के अंतर्गत थे। आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। हमारा जीडीपी का साइज़ 4.1 ट्रिलियन डॉलर के करीब का हो गया और जल्दी ही हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हमारी बन जाएगी। अभी हमारे से आगे केवल यूएस, चाइना और जर्मनी है। जर्मनी को भी हम पीछे छोड़ देंगे। और एक अच्छा बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सब के सामने रखा था कि 2047 तक भारत विकसित भारत की तरह डेवलप नेशन के रूप में खड़ा होगा। उसको अचीव करने के लिए बड़ी तैयारी की आवश्यकता है। एक इकोसिस्टम की आवश्यकता है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी है, एनर्जी सिक्योरिटी भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ भी है, उसके साथ आर्थिक रूप से फाइनेंशियल मार्केट्स का डेवलपमेंट भी है। और वैश्विक स्तर पे भारत की जो पहचान है वह एक तरीके से डिप्लोमेटिक रूप में, जियोपॉलिटिक्स में एक मजबूत एक देश के रूप में स्टैब्लिश करना भी उसके लिए बहुत आवश्यक है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम विश्व गुरु का लक्ष्य लेके चलते हैं, डेवलप नेशन का लक्ष्य लेके चलते हैं, तो हमें आर्थिक रूप से महाशक्ति के रूप में खड़ा होना है। लेकिन कैसे खड़े होंगे सर? चुनौतियां हैं सामने। बिल्कुल, चुनौतियां ही तो कंपटीशन में महत्वपूर्ण है कि वैश्विक लेवल की जो चुनौतियां हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आज हमारे यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, इससे पहले यूएस ने पिछले साल भी ईरान पे हमला किया था, 12 दिन का युद्ध हुआ था। उसके बाद भी एक सैंक्शन के रूप में अमेरिका ने कहा था कि ईरान के ऑयल नहीं खरीदेंगे। लेकिन उस स्थिति में हम लोग रशिया के साथ भी लगाने का सैंक्शन का प्रयास किया अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ ने कि भारत की ऑयल सिक्योरिटी को जिसका बहुत बड़ी आवश्यकता है ऑयल की, तो उसको डिसरप्ट करने का कहीं ना कहीं उसमें वो उसका एक आयाम था कि अगर हम ईरान से ऑयल नहीं खरीदते, हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदते, तो हमारी ऑयल सिक्योरिटी के अंदर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए दिक्कत होती। लेकिन भारत ने अपने हितों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सुरक्षित रखा कि इन नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। हमारी अगर आवश्यकता है ऑयल की तो हम ईरान से भी ऑयल खरीदेंगे। हमारी आवश्यकता रशिया से ऑयल खरीदने की है, अगर रशिया हमें सस्ता तेल की आपूर्ति करता है तो हम रशिया से भी खरीदेंगे। और हमने केवल पिछले साल ही 33,000 करोड़ रशिया से ऑयल खरीद के अपने देश के जो विदेशी मुद्रा को 33,000 करोड़ लेकिन जनवरी 2026 में कम हुआ ये आंकड़ा खरीदने का, तो फिर सवाल उठे कि ट्रम्प कुछ भी कहेंगे तो हम मान लेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लोबल लेवल पे हमें ये देखना, हमने कभी रशिया से ऑयल खरीदना कम नहीं किया। देखिए, हमारे को सस्ता तेल जो शुरू में रशिया से मिल रहा था, धीरे धीरे ग्लोबल लेवल पे इस त्रासदी के ये जो इजराइल और जो ये जो यूएस और ईरान का वॉर हुआ है 28 फरवरी को शुरू हुआ, इसके पहले ग्लोबल लेवल पे ऑयल के प्राइसेस काफ़ी कम हो गए थे। लगभग $65 प्रति बैरल के रूप में ग्लोबली अवेलेबिलिटी हो गई थी और रशिया से डिस्काउंट भी उतना ख़त्म हो गया था। तो हम लोगों ने उसके हिसाब से अपनी ग्लोबल प्रोक्योरमेंट सब तरीके से की। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो महत्वपूर्ण है। उसकी आपूर्ति पूरी तरह से सुनिश्चित करना
बहुत ज़रूरी है आर्थिक रूप से संपन्न देश बनाने के लिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भारत की कंजम्पशन है ऑयल की, एनर्जी की, वो लगभग 85% हमारा फॉरेन कंट्रीज़ पे इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। और हमारे यहाँ पे डोमेस्टिकली हमारे रिजर्व्स ऑयल के नहीं हैं। जो क्रूड ऑयल कहें या कोल का तो रिज़र्व है, लेकिन क्रूड ऑयल हमें मैक्सिमम, और नेचुरल गैस, ये दोनों जो कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है, इनके लिए हमें बाहर के देशों पे डिपेंड करना पड़ता है। लगभग 85% हमारी आवश्यकता की आपूर्ति बाहर इंपोर्ट से होती है। इसलिए इस पूरी एनर्जी सिक्योरिटी को अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए सरकार को कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने थे और कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने थे। और मैं एक तरीके से पुरानी सरकारों को के बारे में बहुत ऐतिहासिक रूप से कोई बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से 1947 के बाद जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काम लॉन्ग टर्म लेवल पे काम करना चाहिए था, उस तरह का काम 2014 के पहले नहीं हुआ। और इसके कारण हमारी कंटिन्यूअस डिपेंडेंस बाहर के देशों से रही और रिन्यूएबल एनर्जी पे हमने फोकस नहीं किया। पर लेकिन 2014 के बाद से अब 2026 चल रहा है, अभी तक हमने क्या किया है? हमारे पास कितने दिन का बैकअप है? 28 फरवरी से चल रहा है युद्ध, बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। 65 दिन का मैं सुन रही हूँ कि बैकअप रख के चलता है भारत, क्या ऐसा है? देखिए, दो तरीके के हमारे ऑयल के लिए रिजर्व्स हैं। एक तो जो हमारी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो रिफाइनरीज हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम है, ONGC है, HPCL है, इंडियन ऑयल है, ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी 2-3 कंपनी हैं जो कि जिनकी रिफाइनरीज है, रिलायंस है, और भी लोग हैं। तो ये लोग, इनके अपने भी स्टोरेज होते हैं। ये लगभग 20 से 25 दिन का स्टोरेज ये रखते हैं अपनी रिक्वायरमेंट का। दूसरा, 2021 में जो आपने कहा कि क्या इनिशिएटिव लिया, क्योंकि ऑयल बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देश के लिए आवश्यकता है। 2000 में इसमें अभी इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ISPRL सरकार ने बनाया, जो कि इन ऑयल कंपनीज के अलावा रिजर्व्स ऑयल का सरकार अपने हिसाब से रखती है, और इसके कई जगह पे स्टोरेज ऑयल के स्टोरेज हैं। और वह प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भी ये बताया कि हमारे पास ऑयल कंपनीज के अलावा भी 5.33 मिलियन मैट्रिक टन का रिजर्व्स है। तो जैसे आपने कहा कि हमारे लिए सफिशिएंटली रिजर्व्स हम लोगों ने रखा है। दूसरा, 2021 में एक और इनिशिएटिव लिया सरकार ने, 6.5 मिलियन मैट्रिक टन का प्राइवेट सेक्टर को PPP मोड पे और रिजर्व्स बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया। वो अभी अंडर प्रोसेस है। तो जो ऑयल कंपनीज हैं, उनका अपना 20 से 25 दिन का रिजर्व्स है। सरकार ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स 5.33 मिलियन मैट्रिक टन का रिजर्व्स अपने आप अलग से रखा हुआ है। हमारी रिफाइनरी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ाई है। अगर मैं कुछ डेटा आपको दूं, बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमें इसको गहराई से समझना चाहिए। अगर 2014 में जो हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट थी और 2024 में हमारा जो कंजम्पशन अगर हम देखें, तो उसमें ड्रास्टिकली फ़र्क हुआ है और काफ़ी तेज़ी से वो कंजम्पशन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमारी यानी इकॉनमी ग्रो की है। जैसे जैसे इकॉनमी करेगी, आज ही रिपोर्ट आई है मॉर्निंग में कि जो कार सेल्स है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार सेल्स हमने इस महीने अचीव की है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर IIP का जो नंबर देखते हैं तो वो 52 से भी ऊपर है। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, कार सेल्स बढ़ रही हैं, एनर्जी कंजम्पशन सब सेक्टर्स में बढ़ रहा है, डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऑटोमोबाइल्स में हो रही है, सेमीकंडक्टर्स में हो रहा है। इस तरह के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, तो डोमेस्टिकली भी लाइफ का पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो हमारा कंजम्पशन ऑयल का, एनर्जी का बढ़ता जा रहा है।
उसको मीट आउट करने के लिए सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी का 2014 के बाद बहुत एक तरीके से इनिशिएटिव लिए हैं कि हमारी ये जो ऑयल के इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी उसके अंतर्गत हमारा जो कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़े। और मैं आपको ज़रूर, अब जैसे हम चर्चा करेंगे तो मैं आपको डेटा भी बताऊंगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में ड्रास्टिकली सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इनिशिएटिव लिया है 2014 के बाद, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो बायोफ्यूल्स हो, इवन का जो कॉम्प्रेस बायोगैस है, ये जो घरों में कचरा होता है शहरों में, उसको भी गैस में कन्वर्ट करने के अंतर्गत सरकार ने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। तो सर अगर 2014 से लेके 26 तक इतने रिन्यूएबल एनर्जीज में इतने ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं या इतने इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो फिर 85% हम बाहर इंपोर्ट्स पे क्यों हम डिपेंडेंट है ऑयल के लिए, गैस के लिए, ये हम यहीं पे क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं? बिल्कुल यही सब 10-11 साल हो गए हैं। नम्रता जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हम अभी भी 85% अपना ऑयल की रिक्वायरमेंट एनर्जी की हम इंपोर्ट करते हैं, जबकि मैं खुद बोल रहा हूं कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी में इनिशिएटिव लिया। तो मैं आपको एक ही डेटा दूंगा कि 2014 में हमारा जो कंजम्पशन था ऑयल का 1.65 मिलियन मैट्रिक टन था, ठीक है, और वो बढ़ के 2024-25 में 2.39 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है। यानी 1.65 से बढ़ के 2.39 मिलियन मैट्रिक टन बढ़ा। और हमारा जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है 2014 में 957 किलोवाट पर आवर था, वह 52% बढ़ के आज वह 1460 किलोवाट पर आवर हो गया। यानी हमारा कंजम्पशन ड्रास्टिकली बढ़ा है। तो हमने जो इंक्रीज कंजम्पशन है उसको मीट आउट करने के लिए जो ग्रोथ हुई है कंजम्पशन में, ऑयल की रिक्वायरमेंट में, जीडीपी की ग्रोथ के कारण उसको मीट आउट करने के लिए फोकस किया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करें। अब मैं रिन्यूएबल एनर्जी का आपको थोड़ा डेटा जरूर दूंगा। जो इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मेगावाट में है वह 2014 में थी 2,67,000 मेगावाट, 2,67,000 मेगावाट थी कन्वेंशनल और रिन्यूएबल मिला के। वह 2000 अभी फरवरी 2026 में 5,24,000 मेगावाट कंजम्पशन हो गई। यानी मोर देन डबल हो गई है हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिन्यूएबल और जो कन्वेंशनल एनर्जी, जिसमें कन्वेंशनल में ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोल है, ये प्लस रिन्यूएबल की, तो ये डबल हो गई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसी पीरियड में। और उसमें रिन्यूएबल का ग्रोथ आप देखिए, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की जो हमारी जो कैपेसिटी थी, इंस्टॉल कैपेसिटी 2014 में 31,692 ये जो मेगावाट थी जो 2014 में, वो बढ़ के अभी 2,15,000 मेगावाट हो गई। यानी 7 टाइम्स बढ़ी है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, जो टोटल कंजम्पशन हमारा बढ़ा, ऑलमोस्ट दुगना हुआ, बट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन इंस्टॉल कैपेसिटी हम लोग 7 गुना बढ़ा दिए। 31,000 मेगावाट से 2,15,000 केवल ये 11 महीने में हो गई। अभी तो मार्च का और फिगर आएगी तो और भी बढ़ेगी, यानी 7 टाइम्स बढ़ा। और उसमें हाइड्रो पावर, विंड पावर, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी और सोलर की कैपेसिटी अकेला बताऊं, भारत में सूरज की अवेलेबिलिटी, सन की काफ़ी अवेलेबिलिटी है। वो 2014 में था 2,631 मेगावाट। वो कैपेसिटी अभी फरवरी की फिगर है 1,43,604 मेगावाट। यानी कितने गुना ये बढ़ गई है। लेकिन सर इसका फायदा क्या हुआ है? देखिए, फायदा तो इसीलिए हुआ कि जैसे 2014 में मेरी सैलरी 4,000 रही होगी, आज मान लीजिए मैं 4 लाख ले रही हूँ, एग्जाम्पल है नहीं 4 लाख, मान लीजिए,
तो नहीं, मैं हो जाएगी लेकिन जल्दी। और मान लीजिए अगर आज मेरे साथ कोई क्राइसिस आ जाए तो मेरे पास बैकअप क्या है? मैंने इतना कमा लिया, मेरे पास बैकअप क्या है? तो मैं यही समझना चाह रही हूँ कि आंकड़े ठीक है, लोगों को समझ में आ जाएंगे, हाँ, हाँ। लेकिन अगर मेरा देश अभी क्राइसिस में है तो मेरे पास बैकअप में क्या है? देखिए, कितना गुना बड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मैंने तो आपको बताया कि हमारे पास लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि हमें एनर्जी पे फॉसिल फ्यूल में ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करना है। और ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस कम करने का, क्योंकि डोमेस्टिकली तो प्रोडक्शन है नहीं ऑयल का बड़ा, तो उसको कम करने का एक ही रास्ता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएं, सोलर, विंड, हाइड्रो, इनके ऊपर जाएं। और ये जो बायोमास, एथेनॉल ब्लेंडिंग, तो इसके ऊपर बड़े इनिशिएटिव लिए। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। मैंने आपको डेटा दिया इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, ओवरऑल कंजम्पशन का। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, वैसे वैसे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। उस बढ़ती हुई एनर्जी रिक्वायरमेंट को फॉरेन कंट्रीज़ के इंपोर्ट के डिपेंडेंस पे कम करने के लिए हमारे पास एकमात्र रास्ता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करें लॉन्ग टर्म में। और जब मैंने ये बोला कि 1947 में हम स्वतंत्र हुए और लगभग 60-65 साल अपोजिशन ने, खासकर कांग्रेस ने और यूपीए ने यहाँ पे सत्ता में रहे, उनसे पूछिए। मैंने तो आपको 2014 के, आपने इस एनर्जी सिक्योरिटी को पे काम करने के लिए क्या किया? ठीक है, उन्होंने तो सिंपल इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंस रखी। हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम किया। और यही नहीं, आप एक ही एग्जांपल लो, आजकल सब आप देखते होंगे पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिक्सिंग को एक ले लो। 20% हम पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं। एथेनॉल मिक्स 20%, मतलब हमने रिक्वायरमेंट इंपोर्ट की कम कर दी कि नहीं? हम डोमेस्टिकली एथेनॉल मिक्सिंग करके हम एक तरीके से अपने किसानों को भी फ़ायदा दे रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके एग्री प्रोडक्ट से हम बायो डीजल बना रहे हैं, बायो पेट्रोल बना रहे हैं, बायोफ्यूल्स बना रहे हैं। उसको मिक्स करके हम पेट्रोल के कंजम्पशन में जो इंपोर्ट को कम कर रहे हैं, तो 20% वहाँ पे किया है। ऐसे ही एक और इनिशिएटिव सरकार ने लिया है, वह है कि ये जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, सिटीज़ में है, आज आप देखते होंगे कि आज एलपीजी के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। एक ऑल्टरनेटिवली पीएनजी के ऊपर है, पाइप्ड नेचुरल गैस के ऊपर घरों में पाइप के थ्रू गैस नेटवर्क बढ़ा के सरकार गैस की आपूर्ति करने की कोशिश कर रही है। बहुत डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल पे बहुत जगहों पे इस तरह का गैस पाइपलाइन का अंतर्गत गैस सप्लाई की जा रही है। और उसमें सरकार ने यह एक नई स्कीम लेके आए हैं, वो है जो ये जो है सतत है ना, जिसमें ये कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, शहर का जो कचरा होता है, जो कचरा होता है, बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, उसको गैस में कन्वर्ट करने के प्लांट्स लगाए। लगभग 75 म्यूनिसिपैलिटी में सरकार ने टारगेटेड लेके इस पीरियड में कोशिश की है कि वहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको गैस में कन्वर्ट करके और रेसिडुअल को फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करके उस गैस को पीएनजी के अंतर्गत मिक्स करके नेचुरल गैस के अंदर घरों में सप्लाई किया जाए। ये बहुत ट्रिमेंडस तरीके से मतलब, लेकिन ये सारे इनिशिएटिव्स वो हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं। नहीं, लॉन्ग टर्म मतलब अगर आज एथेनॉल भी मिक्सिंग तो अभी हो रही है, सीबीजी भी मिक्स हमारे देश में पेट्रोल डीजल की, ऑयल की कोई कमी है अभी मौजूदा हालात में? करंट सिचुएशन चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी सरकार ने शॉर्ट टर्म मेजर्स किए ही है। शॉर्ट टर्म मेजर ये है कि 28 फरवरी के पहले हम 27 कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करते थे और आज के समय में हम 41 कंट्रीज के साथ हम ऑयल इंपोर्ट, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, हमारे कई जो पीएसयूज हैं, जो ऑयल कंपनी ओएमसी है, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली कई फॉरेन कंट्रीज़ में ये जो वेल्स होते हैं, एक्सप्लोरेशन के वेल्स हैं ऑयल के, गैस के, उनको स्ट्रेटेजिकली बाय किया है। ब्राज़ील में किया है, मोज़ाम्बिक में किया है, रशिया में कई ऑयल वेल्स हमारे इंडियन कंपनीज़ के पास है। ब्राज़ील इतना बड़ा सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल है, वहाँ पे हमारी तीनों ऑयल कंपनीज ने मिल के कई ऑयल वेल्स
को स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एक्वायर किए, वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। मोजाम्बिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है, तो ऑल्टरनेटिव कंट्रीज़ में जहाँ पे ऑयल और गैस की अवेलेबिलिटी है उन जगहों पे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हमारी कंपनीज एक्वायर कर रही है। साथ में हमने जो अपनी बास्केट ऑफ जो कंट्रीज़ है जिनसे हम ऑयल और गैस खरीदते हैं वो 27 कंट्रीज से खरीदते हैं, उसको डाइवर्सिफाई करके 41 देशों के साथ आज हम खरीद रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी, तो मतलब आगे के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं मान लूँ। देखिए चुनौतियाँ होती हैं, हाँ नहीं, अब देखिए चुनौतियाँ भी हैं, हाँ, और हम 27 की जगह 41 से भी खरीद रहे हैं, हाँ, तो फिर हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। नहीं देखिए प्राइस का तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है ना। आज जो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि जो 28 फरवरी के पहले जो क्रूड ऑयल का ग्लोबल लेवल पे प्राइस था वो लगभग $70 प्रति बैरल था, आज वो 110 और 115 105 अलग अलग लेवल पे उसका वहाँ पे उस तरह से उसकी प्राइसिंग में, तो प्राइस तो इम्पैक्ट हो रहा है, जिसके कारण आपने भी अभी बताया कि सरकार ने एक्साइज कम की है। एक आम जनता का ये जो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय का लक्ष्य है कि कितनी भी बड़ी चुनौती हो तो एक समाज के हर जो गरीब तबका है उसको उसका इम्पैक्ट नहीं पड़े, कम से कम पड़े, उसका इम्पैक्ट कंपनीज और सरकार अपने ऊपर उस बोझ को ले, इसलिए एक्साइज तो कम की है, लेकिन अभी तक इतना सब होने के बाद भी सरकार ने पेट्रोल डीजल किसी के दाम बढ़ाए नहीं है। लेकिन चूल्हा कैसे जलेगा लोगों के घर का? नहीं बिल्कुल, देखिए लोग एलपीजी कह रहे हैं कि वापस से हमें पहले उज्ज्वला के जरिए सिलेंडर दिया, अब वो मिल नहीं रहा है गैस भरवाने के लिए, तो हमें वापस चूल्हे पे आ जाना पड़ रहा है। कुछ तो मैं वो समझना चाह रही हूँ, देखिए सर क्या होता है अगर शॉर्ट टाइम किल्लत है तो हम आम जनता है, हम सब एडजस्ट कर लेंगे। अगर हमें लगता है कि ज्यादा लंबी दिक्कत है तो फिर हम लोग घबरा जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो मैं वो सिचुएशन आपसे समझना चाह रही हूँ। देखिए आपको ये समझना चाहिए कि जब चुनौतीपूर्ण वातावरण होता है तो कौन सरवाइव करता है? वो सरवाइव करता है जो मजबूत हो अपने स्थिति में, वर्तमान स्थिति में। आज अगर हम अपनी आर्थिक स्थिति देखें, मैंने आपको बताया बांग्लादेश, पाकिस्तान में तो सैटरडे संडे का लॉकडाउन घोषित हो गया है। कई कंट्रीज ने लॉकडाउन घोषित कर दिया है। कुछ लोग इस तरह कहने लगे थे कि कोविड की तरह की स्थिति ना हो जाए, लेकिन आज हमने कोई लॉकडाउन नहीं किया। सरकार बार बार कह रही है कि ऑयल और पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ गए हैं, हमारी प्रोक्योरमेंट के दाम बढ़ गए, लेकिन हमने आम जनता पे कोई उसका भार नहीं डाला है। सरकार एक्साइज भी कम कर रही है। तो हमारी आर्थिक रूप से हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो केवल जीडीपी की साइज के कारण साइज ही नहीं देखा जाता, हमारा इन्फ्लेशन। आज के लोग कह रहे हैं कि ये ऑयल प्राइस के कारण महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। आज हमारी महंगाई दर 3% से भी कम है। एक समय वो यूपीए में 10% की महंगाई दर के पास थे, आज हमने उसको महंगाई दर को भी कंट्रोल किया है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। फिस्कल डेफिसिट, सरकार ने इस बार 2026 का बजट पास किया, 53 लाख करोड़ रुपए का खर्चा सरकार कर रही है। कितना बड़ा साल में सरकार कर रही है, जिसमें 17.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बजट है। जन कल्याणकारी योजनाओं में जो प्रधानमंत्री किसान अन्न देने की योजना है, 90 करोड़ लोगों को अन्न राशन फ्री दे रहे हैं। तो गरीब तबके को भी राशन मिले, उसको उज्ज्वला के माध्यम से आज 9 करोड़ के करीब उज्ज्वला गैस कनेक्शन। गैस नहीं मिल रही ना सर? नहीं मिल रही। देखो गैस को डोमेस्टिक सप्लाई में सरकार ने कोई कटौती नहीं की है। कमर्शियल उसमें भी 70% की प्रोक्योरमेंट पूरी तरह से सरकार करने की वो दे रही है और पीएनजी की तरफ ले जा रहे हैं। एलपीजी की फिर भी 33 करोड़ लोगों को एलपीजी के थ्रू कनेक्शन दिया गया है। 33 करोड़ लोग गैस एलपीजी यूज़ करते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी पीएनजी की तरफ चल जाए, क्योंकि उसकी कमी नहीं है। एलपीजी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इसमें पीएनजी का नेटवर्क उतना ज़्यादा अभी नहीं है, तो उसकी प्रोक्योरमेंट काफ़ी हो रही है, तो उसकी तरफ चले जाएं। और पूरी तरह से सरकार ने बार बार आश्वासन दिया, हमारी ऑयल कंपनीज ने भी दिया है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए गैस की
पेट्रोल की, डीजल की, किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली। और हमारे अर्थव्यवस्था के जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, फिस्कल डेफिसिट बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर 53 लाख करोड़ का हम लोग खर्चा सरकार कर रही है और उसके अंदर फिस्कल डेफिसिट 4.1 के करीब ही है, तो हमारे अगर रेवेन्यू किसी तरह से कम भी हुआ, एक्साइज में कई कह रहे हैं कि एक्साइज कम कर दिया तो रेवेन्यू सरकार का कम होगा, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का हमारे को रेवेन्यू पेट्रोल प्रोडक्ट से होता है साल का, तो वो कम भी हो गया तो 53 लाख करोड़ में 2.5 लाख का बहुत मिनिस्कूल परसेंटेज है। कुछ कम भी हुआ तो सरकार फिस्कल डेफिसिट से भी मैनेज कर लेगी। आज हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 700 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व है। तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स स्ट्रांग है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, तो चुनौतियों को हम अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। हमारी सरकार बहुत सक्षम है, आज हमारी आर्थिक स्थिति संपन्नता अच्छी है, इसलिए सरकार इस जो आर्थिक जो चुनौती है उसको निपटने के लिए सक्षम है। आम जनता के ऊपर भार नहीं डालेंगे और उसके बाद भी गरीब तबके को खासकर सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये जैसे मैंने कहा किसान प्रधानमंत्री किसान अन्य योजना है उनका सीधा कंटिन्यू करते रहेगी, देते रहेगी। ठीक है, ये जो युद्ध चल रहा है सर, इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहूंगी। ये तेल या गैस पर नियंत्रण के लिए जंग हो रही है, आप कितना समझ पा रहे हैं इस चीज को, या फिर ये वाकई में संघर्ष की लड़ाई है? 28 फरवरी को जब अटैक हुआ, जब जॉइंट ऑपरेशन हुआ अमेरिका का और इजराइल का, तो बस यही था कि भाई वो न्यूक्लियर बना रहा है ईरान, हम तो इसलिए हमला कर रहे हैं। जो हॉर्मुज खुला हुआ था उसको पहले बंद करवाने पे मजबूर कर दिया और अब ट्रम्प चिल्ला रहे हैं कि खोल दो नहीं तो मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो बेसिकली लड़ाई थी किस बात की? इजराइल का तो समझ में आ रहा है, अमेरिका क्यों कूदा नहीं समझ में आ रहा। तो क्या ये तेल और गैस पर नियंत्रण की लड़ाई है बेसिकली, जो अब हमें समझना चाहिए, या ये संघर्ष ही चल रहा है अभी? नहीं, देखिए, ये तो वजूद की लड़ाई ज़्यादा थी। जो आपने पहली बात कही कि इजराइल और ईरान का तो वजूद का संघर्ष है। ईरान बार बार कहता है कि इजराइल को हम नष्ट कर देंगे, इजराइल की एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, उसके वजूद को नष्ट करना का उसका लक्ष्य है। और उसमें अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो इजराइल और अमेरिका को लग रहा था कि जो अमेरिका के और इजराइल के इंटरेस्ट पूरी तरह से, मतलब एक बैलेंस ऑफ पावर जिसको कहते हैं, वो शिफ्ट हो जाएगा और वो एक तरीके से उनके लिए मुश्किल स्थिति है, तो उसके कारण उन्होंने युद्ध किया। लेकिन ईरान ने ये जो हॉर्मुज का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहाँ का जो बॉटलनेक जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, मुझे लगता है कि हो सकता है उन्होंने उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पूरी सप्लाई चेन को ईरान इतने स्ट्रांगली कंट्रोल कर लेगा। तो ये अब आर्थिक रूप से एक युद्ध की तरह का एक स्थिति बन गई है, क्योंकि जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वह बहुत विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत चैलेंजिंग है। तो आज के समय में यह स्थिति ये हो गई है कि वजूद की लड़ाई के बजाय एक तरीके से आर्थिक रूप से एक युद्ध का एक तरीके से स्थिति बन गई है, आर्थिक चैलेंज, चुनौती बन गई है। और भारत की कूटनीतिक तरीके से जिस तरह से मुझे लगता है कि हमें ये समझना चाहिए, चर्चा भी करनी चाहिए कि भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड लेके एक तरीके से कूटनीतिक तरीके से बैलेंस्ड अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को, आज हमें ईरान भी ऑयल सप्लाई करने को तैयार है, गल्फ़ की कंट्रीज़ भी ऑयल सप्लाई करने को तैयार है, रशिया भी ऑयल सप्लाई कर रहा है, मोज़ाम्बिक, इज़राइल, ये मोज़ाम्बिक और ब्राज़ील, इन सब जगहों से तो 41 कंट्रीज़ से हम ऑयल ले रहे हैं। तो आज हमारा नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी रखते हुए एक तरीके से कूटनीतिक तरीके से एक पेशेंस के साथ, बिना बहुत तरीके से वोकल हुए, सरकार ने हमारे देश के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का काम किया। हमारे यहाँ का विपक्ष तो चिल्ला रहा है। पहले उनका कहना है कि मीडिएटर की भूमिका में पाकिस्तान कैसे आ गया, भारत क्यों नहीं आया, हालांकि न्यूट्रल रहने में हम फायदा देख रहे हैं अपना।
और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि एनर्जीज की लड़ाई है, उसकी सारी रणनीति है। तो कई मोर्चे पर भारत सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जो विपक्ष की तरफ से हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से तो यह कूटनीतिक तरीके से बेटर स्ट्रेटेजी है। अगर हम युद्ध में एक साइड ले लेते हैं तो अननेसेसरी हम अपने आप की गर्दन कहीं फंसाने वाली बात करते हैं। हम न्यूट्रल हैं, हम नहीं चाहते, प्रधानमंत्री कई बार पार्लियामेंट में भी बोल चुके हैं, हम युद्ध की विभीषिका नहीं चाहते। भारत विश्व शांति की तरफ काम करता है और भारत युद्ध में कहीं भी उसको एनकरेज नहीं करता। भारत चाहता है कि वैश्विक स्तर पे आपस में बातचीत के माध्यम से सभी कंट्रीज़ को रहने का अधिकार है और उस अधिकार को सुरक्षित करना सभी कंट्रीज़ की सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन इज़राइल भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, यूएस भी हमारा अच्छा दोस्त है, ईरान से भी हमारे संबंध ठीक है, हमारे ईरान से भी अच्छे संबंध हैं। तो इसलिए हमारा बेटर स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि यही है कि हम एक न्यूट्रल स्टैंस और युद्ध की विभीषिका को अपने देश के इंटरेस्ट के अंतर, अपने देश के लोगों के अंदर कम प्रभाव पड़े उस तरफ फोकस करते हुए हम वैश्विक शांति की बात करें, वो बेटर स्ट्रेटेजी है। पर जितना मैं समझ पा रही हूँ ये तो अच्छी चीज़ है। हम शांति से रहें, हम प्रे करें कि सामने वाला भी शांति से रहे। तो फिर विपक्ष क्यों कह रहा है कि हमारी विदेश नीति फेल हो गई है, सरकार की विदेश नीति विपक्ष फेल को हो गई? अगर आप देखें तो हमें उसका थोड़ा सा 2014 के बाद का इतिहास हमें देखना चाहिए। राजनीतिक रूप से विपक्ष, जब भारतीय जनता, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी, उसके बाद खास कांग्रेस, विपक्ष सारा ही धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया और कांग्रेस तो पूरी तरह उसका वजूद ख़त्म हो गया। और आज 21 प्रदेशों में एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। 12 साल हो गए केंद्र में सरकार बने हुए। तो विपक्ष को अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा यहाँ पे लग रहा है और वह इसलिए उनका एक तरीके से जो जनता के मुद्दों के साथ उनका कनेक्ट धीरे धीरे ख़त्म तो हो ही गया। जनता उनकी बात पे, उनकी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस भी हो गई। उनके कार्यकाल को जनता ने देखा और उसके बाद के कार्यकाल को देखा, जिस तरह से आज वैश्विक स्तर पे भारत की पहचान है, भारत के जो बात को महत्वपूर्ण तरीके से सभी मल्टी लेवल प्लेटफॉर्म पे, चाहे G7 हो, G20 हो या ब्रिक्स हो या WTO हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, इन सब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भारत को एक महत्वपूर्ण तरीके से स्थान दिया जाता है, बात को भी महत्वपूर्ण तरीके से माना जाता है और एक अच्छा स्पेस भारत को वैश्विक परिदृश्य में मिला हुआ है। तो वह उस नेशनल इंटरेस्ट को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के सबवर्ट करते हुए अपोजिशन काम कर रहा है। देखिए, जब भारत आगे प्रगति कर रहा है तो ग्लोबल लेवल पे कुछ फोर्सेस हैं जो भारत की प्रगति के साथ कंड्यूसिव नहीं है। वो नहीं चाहता कि भारत अच्छी तरह से प्रगति करे और इसमें लेफ्ट लिबरल और जो एक मुस्लिम जो फोर्सेस हैं कंबाइन करके वो भारत के अंदर स्ट्रांग नेतृत्व को नहीं देखना चाहता, जिनमें ग्लोबल मीडियाज भी हैं बहुत सारे। मैं नाम एकदम नहीं लेना चाहता लेकिन सब जानते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट और इस तरह के न्यूयॉर्क टाइम्स, ये लोग एंटी इंडिया सेंटिमेंट के साथ, जॉर्ज सोरोस वगैरह जो हैं वो भारत के में नहीं चाहते कि एक स्ट्रांग लीडरशिप रहे। तो उनके साथ अपोजिशन ने अपना राजनीतिक स्वार्थ अलाइन कर लिया है। अपोजिशन भी चाहता है कि सत्ता परिवर्तन हो, वो लोग भी चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो भारत में। तो अपोजिशन जो अपने इंटरेस्ट को उनके साथ अलाइन करके एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को, यानी मोदी नेशनल इंटरेस्ट को और मोदी जी के इंटरेस्ट को अलाइन करते हुए एंटी मोदी को एंटी इंडिया, तो मतलब एंटी मोदी होते होते एंटी इंडिया स्टेटमेंट आ जा रही है वो। और उन्होंने अपने राजनीतिक इंटरेस्ट को अपोजिशन ने ग्लोबल एंटी मोदी फोर्सेस के साथ अलाइन करके सत्ता परिवर्तन के प्रयासों को हवा देने का काम किया। तो जब भी आप देखेंगे कि जो राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट होगा उसको हमारे अपोनेंट कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ
चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, ऐसे कंट्रीज के सपोर्ट करते हैं, पसंद आते हैं वो बयान उनको सपोर्ट करके उनको कोट करते हैं। तो विदेशों में राहुल गांधी कहते हैं इंडिया डेमोक्रेसी इज डेड, हमारी इकोनॉमी को कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, यहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। आपके भी कितने राज्यों में आपकी भी सरकार है, इकोनॉमी सबसे वाइब्रेंट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप उसको डेड इकोनॉमी करते हो। फिर इसीलिए आज के समय में जब भारत सरकार कह रही है कि हमारी ऑयल और उसकी हम पूरी आपूर्ति पूरी तरह से बाधित नहीं होने देंगे, पर विपक्ष हम तो कह रहा है कि जनता किल्लत को, है। हाँ, लेकिन वो एक तरीके से एक काउंटर कैंपेन चलाते हैं जिससे पैनिक भी क्रिएट होता है, और वो पैनिक के कारण जब परसेप्शन जब लोगों के होता है तो वो भगदड़ तो सी ये मचती इतना है। आसान क्यों है कि जो पक्ष सत्ता में बैठा है वो एक बात आम जनता को पहुंचा रहा है, वो जनता को समझ में नहीं आ रही है, और विपक्ष के नेता कह दें कि हाँ कमी हो गई है तो लोग लाइन लगाकर खड़े हो जा रहे हैं। नैरेटिव की लड़ाई सामने वाला पक्ष क्यों जीत रहा है, आप क्यों नहीं जीत पा रहे? नहीं नहीं, ये मैं इस पे एग्री नहीं करता। आपको मैंने बताया 21 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन जाएगी अगर नैरेटिव की लड़ाई हम नहीं जीत रहे। वो तो ग्लोबल लेवल पे कुछ फोर्सेस के साथ अलाइन हो रहे हैं, वो इसलिए लगता है कई बार जगह, अदरवाइज तो जनता तो हमारे साथ है। आज भी आप देखो 21 स्टेट्स में हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार है। अभी जो 4-5 स्टेट्स में जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, बंगाल को देख लीजिए, बंगाल में बहुत अच्छी तरह से नहीं 21 स्टेट्स में आपकी सरकार है, वो मैं उस सरकार नहीं तो नैरेटिव की लड़ाई भी हम जीत रहे आप हैं। मेरा सवाल शायद समझे नहीं। हाँ। नैरेटिव का मतलब ये है कि आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आम जनता तक बात पहुंच गई, हाँ। लेकिन सडनली हम देख रहे हैं कि लाइनें लगा लगा कर लोग खड़े हो गए क्योंकि एक नैरेटिव सामने से चलाया गया कि बहुत किल्लत है जी, बहुत दिक्कत हो गई, जैसे लोकतंत्र खतरे में है तो संविधान खत्म हो जाएगा तो ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे, सब नैरेटिव की लड़ाई थी। तो ये लोग इतना प्रबल तौर पर कैसे उसको फैला देते हैं कि आम जनता पैनिक हो जाती है? पैनिक तो अभी आप किसी बैंक के बारे में बताओगे तो थोड़ा सा जरा इनसिक्योरिटी की फीलिंग ग्लोबल लेवल पे तो है ना। और मैं कभी डिनाई नहीं कर रहा कि चुनौती नहीं है, ये युद्ध भारत के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण वातावरण खड़ा कर रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा नेतृत्व और देश नेतृत्व में विल पावर है, कमिटमेंट है और विजन है, और हमारे देश की स्थिति जो है आर्थिक रूप से अच्छी है। इन दोनों के कारण हम उस चुनौती को अच्छी तरह से झेल लेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन चुनौती है, अब वो चुनौती को वो एम्पलीफाई करते हैं और एम्पलीफाई करते हैं। अभी आप किसी बैंक के बारे में कहने लग जाओ, अफवाह उड़ा दो तो किसी वो एकदम तुरंत भगदड़ मच जाएगी। तो ये एक तरीके का वो कोशिश करते हैं और लोगों को लगता है वो देख रहे हैं पाकिस्तान में हो सकता है भारत में भी हो जाए, वो सोच देख रहे हैं बांग्लादेश में हो रहा है, वहाँ पे लॉकडाउन हो गया, बड़े बड़े कंट्रीज में हो गया। तो इस तरह, और दूसरा हमारी ऑयल डिपेंडेंस तो है ही बिल्कुल, और ये बात तो लोगों को पता हाँ, है। इसलिए लेकिन फिर भी आप देखें तो एक तरीके से इसीलिए आज का यह चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसे मीडिया चैनल, आप जैसे जागरूक तरीके से जो जनता के बीच में सही खबर ले जाने के लिए प्रयासरत लोग हैं, उनका बहुत महत्व भी है कि जो आम जनता को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये डिनाई नहीं कर रहे कि चुनौती नहीं है, बट हम सक्षम है उस चुनौती को मीट आउट करने के लिए, और सरकार आम जनता के ऊपर किसी तरह बोझ डालेगी नहीं, और सभी तरीके के जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इमीडिएट रिक्वायरमेंट और उन सबको पूरा करेगी और उन तरह की स्थिति को निपटने के लिए आगे बढ़ेगी। ठीक है, एक बात और बताइए सर, ये भी नैरेटिव विपक्ष की तरफ से ही आता है, डील्स को लेकर वो लोग सवाल उठाते हैं कि जो हम विदेशों में डील करते हैं, खासकर वो तो अमेरिका को लेकर बड़ा रहता है उनका कि भाई हम इस पर बात करें। तो मुझे ये समझना है कि चाहे एनर्जी डील हो, चाहे कोई किसी भी तरह की डील हो, भारत स्वतंत्र है पूरी तरीके से डील करने में? देखिए, अच्छा नमता जी, विषय है ये कि हमने अभी देखा कि हमने यूएस के साथ एक डील की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, और ये 38वीं हमारी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट था। इसके पहले यूरोपियन यूनियन से किया और उसमें लगभग 25-26 देश उसमें इंक्लूडेड हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया से किया, यूएई से किया, गल्फ कंट्रीज से किया, जर्मनी से किया, यूके के साथ किया। तो
जब पहले तो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होते थे अलग अलग ग्रुप्स में, WTO के हिसाब से सबको सब के ऊपर लागू हो जाते थे। धीरे धीरे जब अमेरिका में ने डिसरप्ट किया और यूनिलेटरल रेसिप्रोकल ट्रेड टैरिफ लगाएंगे इसके नाम से उन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ सब कंट्रीज़ पे लगा दिया, तो एक ग्लोबल ट्रेड में एक डिसरप्शन सप्लाई चेन में हुआ। उसके कारण टैरिफ बहुत बढ़ गया, एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन आए। तो इस चीज़ को लेके हमारी सरकार ने कोशिश की कि हमें और कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहिए, और हमने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, इंडिविजुअल कंट्रीज़ के साथ किए, जिसके कारण हमारा UK के साथ बहुत ट्रेड बढ़ा, जर्मनी के साथ बढ़ा, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बढ़ा, ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ा। हमारी सप्लाई चेन को मतलब अच्छी तरह से सुरक्षित करने का काम ये मल्टीलेटरल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत हुआ। अमेरिका इन ग्लोबल जो डिसरप्शंस हैं या जियोपॉलिटिक्स हैं, अब कोई कहे कि रशिया यूक्रेन का युद्ध क्यों हुआ, इसके कारण आपको असर नहीं होगा, अमेरिका के जो स्टेप्स हैं उनके भी असर होगा, लेकिन उसको पेशेंसली नेगोशिएट करके भारत के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया। अमेरिका का प्रेशर था कि भाई आप एग्रीकल्चर सेक्टर को उनके एक्सपोर्ट के लिए खोल दो, हमने नहीं खोला। जब उन्होंने हमारे मैरीन सेक्टर के अंदर जब टैरिफ लगा दिया, तो हमने यूरोप के साथ अपने फिशरीज़ और इस सेक्टर को मार्केट, यूरोप के साथ फटाफट ट्रेड एग्रीमेंट किया, और हमने अपने मैरीन सेक्टर को, फिशरीज सेक्टर को यूरोपियन मार्केट का एक्सेस दिया। हमने अब इन कंट्रीज़ के साथ अब जब अभी 2026 का जो बजट आया, इसमें हमारा ये चाइना के ऊपर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। तो हम लोगों ने पूरा एक क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट का पूरा एक बजट के अंतर्गत प्रावधान किया, जिसमें कि जो इंपोर्ट ड्यूटी कम की है। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर भारत में बने। अभी तक कोई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री देश में नहीं थी, अब काफ़ी सारे जगहों पे, गुजरात में और नोएडा में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे भी सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी फैक्ट्री डेवलप हो गई है। डेटा सेंटर्स हमारे यहाँ पे नहीं थे। आज अमेरिका की ग्रोथ क्यों है? उनके पास बिग डेटा सेंटर्स हैं। भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, इतना डेटा जनरेट होता है। वो डेटा अगर हमारे देश में रहे और यही प्रोसेस रहे, तो आज के समय में डेटा एक तरीके से एक गोल्ड, बिग डेटा को गोल्ड की तरह से एक अर्थव्यवस्था का रिसोर्स माना जाता है। वो डेटा आज हमारे यहाँ डेटा सेंटर्स की कमी है, बहुत सारे डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, उसकी पॉलिसी लेके आए। जो अभी न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर शांति बिल इस पिछले सेशन में लेके आए। तो इतने सारे इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, बजट में भी ला रहे हैं, अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के लिए जो आवश्यकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, और जो चुनौती जहाँ पे होती है उसको भी हम लोग नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज। लेकिन अगर मैं आपसे फिर ये सवाल पूछूं, ये जो सारे डेटा आप दे रहे हैं, जो आंकड़े आप दे रहे हैं, ये सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अभी है ना? लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आने वाले वक्त में महंगाई बढ़ेगी? लोगों के बीच में ही चर्चा है। देखिए, महंगाई बढ़ने, ग्लोबल ऑयल का इम्पैक्ट प्राइस इंक्रीज का होगा। सप्लाई में मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हुआ है, वो एक चुनौती है। प्राइस इंक्रीज को सरकार अपने कंधे पे लेके आम जनता पे कोशिश मतलब कह रही है कि हम आम जनता पे उसका बोझ नहीं डालेंगे। आप पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ी है तो महंगाई कैसे बढ़ेगी? पेट्रोल प्राइस बढ़ेंगे तो बढ़ेगी ना। तो ये क्या मतलब, जब आप फिर आप किसी को कोई हमें कह रहा है महंगाई बढ़ जाए, अरे बढ़ तो सकती है लेकिन बढ़ेगी क्यों? जब सरकार पेट्रोल प्राइस बढ़ाएगी तब बढ़ेगी ना, तब बढ़ेगी। हमने पॉलीमर्स वगैरह के अभी एक और रिफाइनरी बन रही है आंध्र प्रदेश में, एक और बड़ी रिफाइनरी बन रही है। हम
ऑयल रिफाइनरीज अपने यहाँ कर रहे हैं। हमने पॉलीप्रोपिलीन के कई बीना में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है कि पॉलीमर्स का देश में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं हम, सब तरीके से जनता पे भार भी नहीं डालेंगे। महंगाई तो बढ़ने का तो तभी होगा जब पेट्रोल प्राइस बढ़ेगा, अगर वो नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता, और थोड़ा बढ़ेगा भी तो अभी हमारी तो 3% से कम की महंगाई दर है। तो हमारा अगर 1-2% बढ़ भी गया तो भी जो आम जनता के ऊपर उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग टारगेटेड रूप से गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत उनको राशन देना हो, गैस देना हो, उनकी अलग आवश्यकता, सोलर पावर एनर्जी, बिजली की आपूर्ति सस्ते दामों में, सोलर सूर्य घर योजना में फ्री इलेक्ट्रिसिटी 1 करोड़ घरों में देने का सरकार काम कर रही है। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि बड़ा चैलेंजिंग रूप से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। थोड़ा बहुत बढ़ेगी भी तो आरबीआई का जो टारगेट है वो 4% ±2%, उसी टारगेट के अंदर रहने की पूरी तरह से हमें उम्मीद है। और हमारे पास फिस्कल जो वो है, जो गैप है, यानी फिस्कल डेफिसिट का जो खर्चा का बढ़ाने का जो कैपेसिटी है, वो फिस्कल डेफिसिट आज 4% है, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से। आप अगर डेवलप कंट्रीज़ का आप देखोगे तो फिस्कल डेफिसिट उनका बहुत हाई है। तो हम लोगों के पास डेट जो लेना, सरकार को पैसे की आवश्यकता होगी तो वो डेट ले सकती है, उधार ले सकती है, वो भी आज वो केवल जीडीपी का 56% ही हमारी डेट है, उसमें अंदर भी स्पेस है, फिस्कल डेफिसिट में स्पेस है, इन्फ्लेशन में स्पेस है, जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर बढ़ रही है तो थोड़ा कम भी हो गई, तो ये आम जनता को उसका असर मुझे नहीं लगता कि होगा और बहुत लंबा तो युद्ध कैसे चलेगा, ये ग्लोबल लेवल पे एक तरीके से सबको इम्पैक्ट पड़ रहा है, और सब परेशान हो रहे हैं। जब चुनौती आएगी तो जो स्ट्रांग है वो उसको फायदा होगा। आज आप तो मुझे तो लगता है कि हमें तो ये चुनौती में जो वीक नेशन होंगे वो और बुरे हालत में हो जाएंगे और हम तो और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तो हर कोई बात कर रहा है, हालांकि अगर हम देखें, आपने शुरुआत में जिक्र किया कि न्यूट्रल संबंध हमारे काम आ रहे हैं और हम सबको समझ में आ रहा है कि हमारे जहाज़ों को निकलने दिया गया है। हाँ? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो चलिए समझ में आ गया, लोगों को जो आम जनता है जिन्हें ये सारे टर्म्स नहीं पता थे, उन्हें भी पता लग गए। हाँ। लेकिन बाब अल मंडेरा का क्या करें? अगर इसे भी बंद कर दिया गया, मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी कि 32% तेल बाजार में पहुंचना बंद हो जाएगा अगर बाब अल मंडेरा ये बंद कर दिया गया। आप थोड़ा इस टर्म को समझा पाएंगी, क्या है, कैसे काम करता है, भारत पर इसका कितना इम्पैक्ट होगा? नहीं, देखिए, सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है तो होता ही है, कॉस्ट भी बढ़ती है ये करते, लेकिन हम जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ना ऑयल को, गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस को कम करके रशिया के साथ हम ऑयल खरीद रहे हैं और भी कंट्रीज के साथ 41। हाँ, तो वो उसके कारण वो गल्फ, पहले ज़्यादातर हमारा मैक्सिमम सारा इंपोर्ट ऑयल गल्फ कंट्रीज से आता था, तो हॉर्मुज और उधर से थोड़ा अब लंबा रास्ता हो गया, लेकिन अल्टीमेटली दूसरी कंट्रीज से भी हम ऑयल लेंगे और हम लोग उस तरीके से उस चीज़ों को आगे समय में उसको डील भी करेंगे। क्या होगा ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट किसी भी चुनौती को लेते हुए अपनी मजबूत स्थिति से हम फायदा ही अपने लिए आगे बढ़ने के। क्या हमारा ग्रोथ रेट इससे कम होगा? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने अभी 2-3 दिन पहले जो मंथली इकोनॉमिक जो रिपोर्ट आती है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, उसमें कहा है कि यह चुनौती है और थोड़ी ग्रोथ, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ी कम हो सकती है, तो इसलिए वो एक तरीके, लेकिन फिर भी हमारा अब 7.4% की जीडीपी ग्रोथ जो हम 8.3 एक्सपेक्ट कर रहे थे 2026 में, वो नॉमिनल ग्रोथ रेट है। अगर इन्फ्लेशन को अगर ऐड कर लेते हैं तो नॉमिनल ग्रोथ रेट हमारी लगभग 9 से 10% की हो जाती है। तो लेकिन अगर फिर भी होगा तो थोड़ा बहुत कम भी फर्क पड़ेगा। तो हमने कोविड के समय में भी देखा, एक समय तो बुरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था, बिल्कुल उस जैसा तो दौर लोग जब देख के निकल गए तो उनके लिए तो ये चुटकी भर है। उसके बाद तुरंत हमारी बढ़ गई, तो ये टेम्पररी हुआ, लेकिन उस समय कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोविड जैसी स्थिति अभी हो गई है, ऐसा नहीं है। उस समय डिमांड जो थी, आपूर्ति की आवश्यकता पूरी तरह से डिसरप्ट हो गई थी, यानी मार्केट में
डिमांड ही नहीं थी। लोग, लॉकडाउन हो गया, लोगों ने कंजम्पशन कम कर दिया, घूमना फिरना बंद हो गया, तो जो आपूर्ति जो थी वह, उसकी जो डिमांड थी वो कम हो गई, लेकिन जो सप्लाई साइड थी वह उस समय एक्सेस हो गई, तो वो एक तरीके से वो उसने रिसेशन की स्थिति लेके आई। लेकिन आज के समय में डिमांड कम नहीं हुई है, डिमांड तो पूरी है। कोई ना लॉकडाउन है, इसीलिए लॉकडाउन भी नहीं कर रहे है कोई। डिमांड हमारी किसी तरह से कम। अभी आज ही बिजनेस स्टैंडर्ड का एक सर्वे रिपोर्ट आया, आप देखेंगे, उसमें उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर ने कहा है कि हम तो जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट उनकी जो 70 से 75% की जो कैपेसिटी है वो आज की डिमांड को में मतलब वो उसको आपूर्ति करने के लिए डिमांड उससे ज़्यादा हो गई है, तो वह अपने इन्वेस्टमेंट्स को कम नहीं कर रहे, फ्यूचर के लिए पॉजिटिव है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेके प्राइवेट गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम नहीं कर रही, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी लगभग 10 लाख करोड़ के उनके न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, वो भी पूरी तरह से वो कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर उसके साथ जो प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो डिमांड की हमारी इकोनॉमी में कमी नहीं है। सप्लाई का थोड़ा डिसरप्शन केवल ऑयल को लेके है, उसमें भी सप्लाई से ज़्यादा प्राइस का एक चुनौती है, तो थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनियों के असर होगा, थोड़ा जीडीपी ग्रोथ में भी हो सकता है, बट ऐसा कोई ड्रास्टिक ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी मतलब हमें पैनिक करने की ज़रूरत है। ओके, मोटे मोटे तौर पर चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार उससे निपट रही है, ये आप बताने की और कोशिश कर रहे हैं। हमारी मजबूती भी है, हम आर्थिक हमारी रूप से मजबूती है, इसलिए हमारे चुनौतियों को का सामना करने में हम ज़्यादा सक्षम हैं और कंट्रीज के मुकाबले। एक आखिरी सवाल सर, उसी के साथ वाइंड अप करूंगी, वो ये कि अगर फ्यूचर में हालात थोड़े से क्रिटिकल होते हैं तो सरकार क्या ऐसा कोई ड्राफ्ट तैयार कर रही है जिसमें विपक्ष की भी मदद ली जाए? और क्या ये मुद्दा ऐसा नहीं बनेगा कि इस पर राजनीति हो? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि विपक्षी दल के नेता राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर। सिचुएशन कैसी भी हो, सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। उस टाइम पर क्या ऐसा कोई ड्राफ्ट तैयार हो रहा है कि सबको साथ लेकर चलेंगे, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर देखा, एक डेलीगेशन, एक क्या 7 डेलीगेशंस भेजे गए थे, उसमें सब थे और वो देश की बात थी। अभी भी देश की बात है, तो फ्यूचर में अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो क्या सबको साथ लेकर आप कुछ ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, हम ये मानते हैं कि अपोजिशन को नेशनल इंटरेस्ट में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ग्लोबल फोर्सेस के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए उनका साथ हम हरदम चाहते हैं कि रहे। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हम करने की में नहीं है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे बाहर हो, सड़कों पे हो, चाहे कहीं भी हो। अगर नेशनल इंटरेस्ट की प्रायोरिटी आएगी तो अपोजिशन साथ दे या ना दे, हम लोग राष्ट्रहित के लिए काम करते रहेंगे। वोट बैंक की पॉलिटिक्स इलेक्शन में ज़रूर करते हैं, लेकिन देश हित जहाँ पे आता है तो हम लोग राजनीतिक लाभ से ऊपर राष्ट्रहित को मान के चलते हैं, और उसके लिए अगर साथ चलना है तो साथ चलो, नहीं चलना है तो हम अकेले ही आगे बढ़ जाएंगे। इस आत्मविश्वास के साथ भारत के भविष्य, उज्जवल भविष्य को अपने सामने रखते हुए और पूरी तरह आश्वस्त रहते हुए 140 करोड़ जनता में से मैक्सिमम लोगों का हमारे साथ पूर्ण विश्वास है, वो शक्ति भी हमें एक नई ऊर्जा देती है। और ऊर्जा की कमी नहीं है। हाँ, ऊर्जा की कमी नहीं है, और वो विश्वास, आत्मविश्वास, संकल्प सबकी पूरी तरह से कोई कमी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके श्रोताओं के साथ जो चर्चा करके, और नम्रता जी आपके साथ भी बात करके बहुत अच्छा लगा सर। बाकी तो अब ये श्रोताओं के हवाले है, ये पॉडकास्ट आपके हवाले छोड़कर जा रही हूँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल को आपने सुना, कैसी लगी उनकी बातें, कितने सहमत हैं आप? आपको भी लगता है कि वाकई में थोड़ा सा माहौल चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सरकार निपट रही है? आपके आसपास का माहौल क्या है? कितना आप इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।